तभी वहाँ उसकी दोस्त मीनाक्षी और रूपा आती है। अरे राधा, तो फिर यहाँ आ गई। हाँ, मैं यही हूँ और कहाँ जाऊँगी। हमें तो पता था कि तू यहीं होगी। तुम्हें पता है रूपा के पिताजी इसके लिए कितना सुंदर लहंगा लेकर आए हैं। मैं अभी देख कर आई हूँ। मैंने भी पापा को बोल दिया है कि मुझे भी वैसा ही लहंगा चाहिए, वो भी मेरे लिए लेकर आएंगे। तू भी अपने लिए अच्छा सा लहंगा ले लेना, फिर सब दुर्गा पूजा पर चलेंगे और डांडिया खेलेंगे। ले लेना याद से, कहीं हर बार की तरह वही वाली पुरानी फ्रॉक पहनकर आ जाए। मीनाक्षी और रूपा हंसने लगते हैं। राधा के पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं थी, इसलिए वह दुखी होकर वहां से घर चली जाती है। राधा के पिताजी अब इस दुनिया में नहीं थे। वह अपनी माँ और दादी के साथ रहती थी। राधा की माँ सीमा दर्जी थी। गांव के कुछ लोग सीमा से कपड़े सिलवा लेते थे, जिससे वह कुछ पैसे जमा कर लेती थी। अशोक के जाने के बाद सीमा ही अपनी बेटी और सास का ध्यान रखती थी। राधा दुखी मन से अपने घर पहुंचती है। अरे क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है बेटा? तभी वहां सीमा आ जाती है। क्या हो गया मेरी राधा रानी को? आज तेरे पक्षी दाना चुगने नहीं आए क्या? माँ, इस बार नवरात्रि दुर्गा में मुझे नहीं जाना और डांडिया भी नहीं खेलना। अरे बेटा, अब क्या हो गया जो तुम्हें दुर्गा मंदिर नहीं जाना? उस दिन तो माता रानी सबको आशीर्वाद देती है। माँ, उस दिन तो सब बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं और मेरी सहेलियों ने तो अपने लिए लहंगा भी लिया है, लेकिन आप मुझे वही वाली पुरानी फ्रॉक पहना देते हो। मुझे नहीं जाना इस बार। अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं। सीमा बेटा, तो इस बार राधा को बाजार से अच्छा सा लहंगा दिला कर लाना। ये सुनते ही राधा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राधा भागकर दादी के गले लग जाती है। दादी, मुझे लाल रंग का लहंगा चाहिए। तू चिंता मत कर, मैं तेरी माँ को कल ही बाजार भेजूंगी। वो वहाँ से तेरे लिए लहंगा ले आएगी। अगले दिन रात को, बेटा इसके लिए नए कपड़े लेती आना, बच्ची का बहुत मन है। माँ, लेकिन मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है। घर का खर्च बहुत मुश्किल से चल रहा है, आपको तो सब पता ही है। माता रानी सब ठीक कर देंगी, तू चिंता मत कर। राधा अपनी माँ के साथ ये सब सुन रही थी और वो पूरी रात उदास रहती है कि इस बार फिर से उसे नए कपड़े नहीं मिलेंगे। अगले दिन राधा जंगल में जाती है और पक्षियों को दाना डालती है। राधा को पेड़ पौधों और पक्षियों से बहुत प्यार था। वह हर रोज़ जंगल में जाती थी और पक्षियों को दाना डालती थी। राधा के जंगल जाते ही सब पक्षी वहाँ इकट्ठा हो जाते थे। राधा पक्षियों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। तभी उसे फिर से अपनी नई ड्रेस की याद आती है और वो फिर से उदास हो जाती है और वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। सब पक्षी राधा के पास घूम रहे थे, लेकिन आज राधा उदास थी। तभी उस पेड़ से एक आवाज़ आती है। क्या हुआ, आज तुम उदास लग रही हो? इन सब के साथ खेल भी नहीं रही हो? राधा ये सुनकर रोने लगती है। अरे अरे, तुम रो नहीं बेटा, क्या हुआ? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। नवरात्रि में दुर्गा माँ के मंदिर में पूजा होती है और मेरे सभी दोस्त अच्छे अच्छे लहंगे पहन कर वहाँ आते हैं, लेकिन मेरे पास कोई भी अच्छी ड्रेस नहीं है और माँ के पास पैसे भी नहीं है। ओह, ये बात है। इसमें तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन ये फूल और पक्षी तुम्हारी मदद ज़रूर कर सकते हैं। तभी वहाँ पर सारे पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। तुम मेरे फूल तोड़ सकती हो जो तुम्हारी ड्रेस में लगाने के काम आ जाएंगे। तुम मेरे कुछ पंख ले लो, उसे तुम अपने लहंगे पर लगा लेना।
तुम मेरी फर ले लो, उससे तुम मुलायम सी बेल्ट बना लेना। ऐसे सब मिलकर राधा को अपनी चीजें भेंट करते हैं। तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और राधा उन सब भेंटों को लेकर अपने घर आ जाती है। राधा, ये सब क्या है बेटा? माँ, ये सब जंगल से लेकर आई हूँ। सबने मुझे कुछ न कुछ भेंट की है। क्या आप मेरे लिए इससे अच्छी सी ड्रेस बना सकते हो? सीमा उस सामान को देखती है। मैं देखती हूँ कि मैं इसका क्या बना सकती हूँ। शाम को उनके घर एक औरत आती है जो सीमा से कपड़े सिलवाने के लिए आई थी। सीमा बहन, आपको मेरा सूट सिलना है और ये चुन्नी मुझे नवरात्रों में माता रानी को ओढ़नी है, तो तुम इसके चारों ओर ये लेस लगा देना। जी मैं शाम तक ही कर दूंगी, आप शाम को ले जाना। सीमा शाम तक सब कुछ तैयार कर देती है और शाम को वो औरत उनके घर आती है। बहन जी, ये आपका सूट और माता रानी की ओढ़नी एक बार देख लीजिए। औरत सब कपड़े देखती है और वो बहुत खुश होती है और वो उसे पैसे देती है। ये तो 1000 रुपये हैं, मेरे तो सिर्फ 500 रुपये ही बनते हैं। ये तुम्हारे लिए हैं, तुमने एक ही दिन में इतने अच्छे कपड़े तैयार किए हैं। बाकी सब जगह तो मुझे मना ही कर दिया था लोगों ने कि इतनी जल्दी ये सब नहीं बन पाएगा। और वो औरत वहाँ से चली जाती है। सीमा उन पैसों से बाजार जाकर कुछ कपड़ा लाती है और उससे राधा के लिए एक सुंदर सा लहंगा सिलती है। और जो राधा जंगल से सामान लाई थी उसे वो लहंगे की सजावट के लिए इस्तेमाल करती है। 2 दिन के बाद सीमा उन चीज़ों से बहुत ही सुंदर लहंगा बनाती है। राधा, ये देखकर बता तेरा लहंगा कैसा बना है। और जब राधा और दादी उस लहंगे को देखते हैं, वाह माँ, आपने तो बहुत सुंदर लहंगा बना दिया। मैंने तो आज तक ऐसा लहंगा ही नहीं देखा। नवरात्रि वाले दिन राधा वो लहंगा पहनकर दुर्गा माँ के मंदिर जाती है। वहाँ उसके सारे दोस्त आए हुए थे। रूपा, ये लड़की राधा है ना? इसके पास इतना सुंदर लहंगा है। आज राधा बहुत सुंदर लग रही थी और सबके साथ वो दुर्गा माँ की पूजा करती है और अपने दोस्तों के साथ डांडिया भी खेलती है। और राधा फिर खुशी खुशी अपने घर आती है। ढोलक नगर नामक एक गांव था। वहाँ सरला नाम की एक दर्जी रहा करती थी। गांव के ज्यादातर लोग अपने कपड़े उसी से सिलवाया करते थे। सरला की एक बेटी भी थी जो अब शादी के लायक हो गई थी, लेकिन उसका रंग सांवला होने की वजह से उसके लिए कोई रिश्ता नहीं मिल पा रहा था। सरला बहन, ये लड्डू खाओ, मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया है। मुबारक हो सुनीता बहन। अच्छा, पायल के लिए कोई रिश्ता मिला क्या? रिश्ते तो काफी आए, लेकिन उसके सांवले रंग की वजह से लड़के वाले मना कर देते हैं। और वो औरत वहां से चली जाती है और सरला अपना सिलाई का काम करने लगती है। पायल ने भी अपनी माँ से सिलाई करना सीख लिया था और वो भी बहुत अच्छे कपड़े बना लिया करती थी। रात को पायल अपनी माँ से बोलती है, माँ, ये देखो, मैंने आपके लिए ये कुर्ता सिला है, आप इसे पहन के देखो। और सरला उस कुर्ते को पहनती है। अरे वाह पायल, तुमने तो बहुत ही अच्छे से ये कुर्ता बनाया है। माँ, अब मैं भी आपके साथ सिलाई करवा दिया करूँगी। मुझे तो बेटा बस तेरी शादी की चिंता है। तेरा भी रिश्ता हो जाता तो मैं तेरे लिए खुद एक सुंदर सा लहंगा बनाती। नहीं माँ, मैं आपको कहीं अकेला छोड़कर नहीं जाने वाली। और सरला उसे अपने गले से लगा लेती है। कुछ दिनों के बाद उस गांव के जमींदार विक्रम सिंह के बेटे का जन्मदिन था और वो पूरे गांव को अपने घर खाने का न्योता देता है। विक्रम सिंह उस गांव में सबसे धनवान था, लेकिन वो बहुत नेक दिल और दयालु इंसान था। गांव में यदि किसी पर भी कोई मुसीबत आती तो वो उनकी मदद किया करता था। गांव के सभी लोग जमींदार के घर जाने की तैयारी करने लगे। बेटी पायल, कल जमींदार साहब के बेटे का जन्मदिन है, इसलिए उन्होंने पूरे गांव वालों को खाने पर बुलाया है।
लेकिन मुझे कल बहुत काम है, इसलिए मैं कल नहीं जा पाऊंगी। क्या बेटा तू अपनी सहेलियों के साथ चली जाएगी? ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, मैं वहाँ चली जाऊंगी। और पायल रात भर बैठकर जमींदार के बेटे के लिए एक सुंदर सी पोशाक बना देती है। माँ, मैंने उपहार देने के लिए ये पोशाक बनाई है। अरे वाह बेटा, तूने तो बहुत अच्छी पोशाक बनाई है। लेकिन माँ, वहाँ तो बहुत से लोग बहुत सारे तोहफे लेकर आए होंगे, मुझे तो ये देने में शर्म आएगी। नहीं बेटी, उनको ये उपहार बहुत पसंद आएगा, तो बस ये उनके हाथों में देना ताकि उन्हें हमारे आने का पता तो चल सके। ठीक है माँ। और पायल अपनी सहेलियों के साथ जमींदार के घर चल पड़ती है। जमींदार के घर पहले से ही बहुत लोग उपहार लेकर आए हुए थे और सभी उनके बेटे को बधाई देते हुए उपहार दे रहे थे। दो लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। देखना माधव को मेरा ही उपहार सबसे अच्छा लगेगा। अरे मैंने तो बहुत महंगा उपहार खरीदा है, उनको तो मेरा ही उपहार पसंद आएगा। पायल उनकी बातें सुन रही थी। यहाँ तो बहुत लोग हैं, कहीं वो मेरा उपहार देखकर मेरा मजाक ना उड़ाने लगे। मैं ये उपहार इनके कमरे में रख देती हूँ। और पायल वो उपहार जमींदार के बेटे के कमरे में रख देती है और उसे बिना मिले ही वहां से चली जाती है। अरे बेटी, ये तूने क्या किया? तुझे उपहार उनको देना चाहिए था ना, और उनसे मिलना चाहिए था। माँ, सभी लोग मेरा सांवला रंग देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहीं मेरा उपहार देखकर भी वो ऐसा ना कर दे, ये सोचकर मैं उपहार उनके कमरे में ही रख कर आ गई। जब जमींदार का बेटा माधव अपने कमरे में जाता है तो उसे वो उपहार वहां पर पड़ा मिलता है। अरे, ये उपहार यहाँ कहाँ से आया? लगता है इसे कोई यहाँ रख कर चला गया है, लेकिन वो मुझसे मिला क्यों नहीं? और जब वो उपहार खोलता है और देखता है तो उसमें एक पोशाक निकलती है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर पोशाक है। ये उपहार आखिर किसने दिया होगा? माधव ये बात अपने माता पिता को बताता है, लेकिन किसी को भी उस उपहार के बारे में नहीं पता होता। माधव जब अपने कमरे में वापस जाता है तो उसे वहां एक झुमका गिरा हुआ दिखाई देता है। अरे, ये झुमका कहाँ से आ गया? अच्छा, यहाँ जरूर कोई लड़की आई थी जिसने मेरे लिए ये उपहार बनाया है। दिन रात उस लड़की के बारे में सोचने लगा था और वो झुमका लेकर गांव में उस लड़की की तलाश करने लगता है। लेकिन वो बहुत लोगों से पूछताछ के बाद भी उससे उस लड़की के बारे में नहीं पता चलता। कुछ दिनों के बाद जमींदार के घर एक व्यक्ति आता है जिसका काम शादी के लिए रिश्ते करवाना था। आइए घर जोड़े जी, बेटा माधव यहाँ आओ, मैंने तुम्हारे रिश्ते के लिए इन्हें यहाँ बुलवाया है। नहीं पिताजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, मुझे किसी और की तलाश है। अरे बेटा, तुम एक बार लड़कियों की तस्वीर देख तो लो। और वो व्यक्ति उसे बहुत सारी लड़कियों की फोटो दिखाता है और उनमें पायल की भी फोटो थी और उस फोटो में उसने वही झुमका पहना हुआ था। ये लड़की कौन है? अरे ये लड़की, ये तो गांव में जो दर्जी है ना, उसकी बेटी है। मुझे इस लड़की से मिलना है। लेकिन इसका रंग तो बहुत सांवला है। रूप रंग तो केवल दिखावे के लिए होता है, इंसान का तो चरित्र अच्छा होना चाहिए। और माधव अपने माता पिता के साथ सरला के घर जाता है और माधव वही पोशाक पहनकर पायल के घर जाता है। पायल मन ही मन में सोचती है, ये तो मेरी ही बनाई पोशाक है। ये झुमका आप ही का है ना? अरे हाँ, मैं बहुत दिनों से इसे ढूंढ रही थी। आपको कहाँ से मिला ये? मुझे ये मेरे कमरे में मिला था, इसी की वजह से आज मैं आप तक पहुंच पाया हूँ। जब से मैंने आपका दिया हुआ उपहार देखा है, तब से मुझे आपसे प्रेम हो गया है। और जमींदार पायल की माँ से अपने बेटे की शादी की बात करता है। पायल उनकी बातें सुन रही थी। यहाँ तो बहुत लोग हैं, कहीं वो मेरा उपहार देखकर मेरा मजाक ना उड़ाने लगे।
मैं ये उपहार इनके कमरे में रख देती हूँ। और पायल वो उपहार जमींदार के बेटे के कमरे में रख देती है और उसे बिना मिले ही वहां से चली जाती है। अरे बेटी, ये तूने क्या किया? तुझे उपहार उनको देना चाहिए था ना, और उनसे मिलना चाहिए था। माँ, सभी लोग मेरा सांवला रंग देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। कहीं मेरा उपहार देखकर भी वो ऐसा ना कर दे, ये सोचकर मैं उपहार उनके कमरे में ही रख कर आ गई। जब जमींदार का बेटा माधव अपने कमरे में जाता है तो उसे वो उपहार वहां पर पड़ा मिलता है। अरे, ये उपहार यहाँ कहाँ से आया? लगता है इसे कोई यहाँ रख कर चला गया है, लेकिन वो मुझसे मिला क्यों नहीं? और जब वो उपहार खोलता है और देखता है तो उसमें एक पोशाक निकलती है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर पोशाक है। ये उपहार आखिर किसने दिया होगा? माधव ये बात अपने माता पिता को बताता है, लेकिन किसी को भी उस उपहार के बारे में नहीं पता होता। माधव जब अपने कमरे में वापस जाता है तो उसे वहां एक झुमका गिरा हुआ दिखाई देता है। अरे, ये झुमका कहाँ से आ गया? अच्छा, यहाँ जरूर कोई लड़की आई थी जिसने मेरे लिए ये उपहार बनाया है। दिन रात उस लड़की के बारे में सोचने लगा था और वो झुमका लेकर गांव में उस लड़की की तलाश करने लगता है। लेकिन वो बहुत लोगों से पूछताछ के बाद भी उसे उस लड़की के बारे में नहीं पता चलता। कुछ दिनों के बाद जमींदार के घर एक व्यक्ति आता है जिसका काम शादी के लिए रिश्ते करवाना था। आइए घर जोड़े जी, बेटा माधव यहाँ आओ, मैंने तुम्हारे रिश्ते के लिए इन्हें यहाँ बुलवाया है। नहीं पिताजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मुझे किसी और की तलाश है। अरे बेटा, तुम एक बार लड़कियों की तस्वीर देख तो लो। और वो व्यक्ति उसे बहुत सारी लड़कियों की फोटो दिखाता है और उनमें पायल की भी फोटो थी और उस फोटो में उसने वही झुमका पहना हुआ था। ये लड़की कौन है? अरे ये लड़की, ये तो गांव में जो दर्जी है ना, उसकी बेटी है। मुझे इस लड़की से मिलना है। लेकिन इसका रंग तो बहुत सांवला है। रूप रंग तो केवल दिखावे के लिए होता है। इंसान का तो चरित्र अच्छा होना चाहिए। और माधव अपने माता पिता के साथ सरला के घर जाता है और माधव वही पोशाक पहनकर पायल के घर जाता है। पायल मन ही मन में सोचती है, ये तो मेरी ही बनाई पोशाक है। ये झुमका आप ही का है ना? अरे हाँ, मैं बहुत दिनों से इसे ढूंढ रही थी। आपको कहाँ से मिला ये? मुझे ये मेरे कमरे में मिला था। इसी की वजह से आज मैं आप तक पहुंच पाया हूँ। जब से मैंने आपका दिया हुआ उपहार देखा है, तब से मुझे आपसे प्रेम हो गया है। और जमींदार पायल की माँ से अपने बेटे की शादी की बात करता है। बहन जी, मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। लेकिन जमींदार जी, मुझ गरीब की आपसे क्या बराबरी? मेरे पास तो आपको दहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं है। हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए। और कुछ दिनों के बाद बड़े धूमधाम से उन दोनों की